नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 7 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है, संख्या का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से करो सबसे बेस्ट होता है। तो देखो, आप मैं ऑप्शन से करता हूँ कि अगर मैं 1 से ट्राई करता हूँ तो 1 का क्यूब करता हूँ और उसमें 1 जोड़ता हूँ तो ये क्या आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ तो देखो, 2 का क्यूब प्लस 2 ये कितना हो गया 8 और प्लस में 2 ये हो गया 10 और 10 ही ये बता रहा था। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला आंसर हो गया। आप तीसरे और चौथे को भी पुट करके देख लो, वो आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। तो देखो, ये इस फॉर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और ये 9 क्यूब तक जाता है। एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप इनका क्यूब निकालो और उनको ऐड करो। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। तो अगर ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ये n क्यूब तक जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और बटे में 2 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पे n था और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 9, तो n की जगह 9 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 9 गुणा 10 और 22 में आ गया 2 और इसका क्या है स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 से 10 जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 9 पंजे 45 का स्क्वायर। अभी देखो, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का तो ये 25 आ जाएगा और 4 का निकालने के लिए क्या है 4 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब इसका हो गया 2025, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखो, बहुत लोगों को ये शायद आता हो या नहीं भी आता हो, मैं बता देता हूँ। नहीं आता है तो सीख लो और अगर आता है तो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। सपोज दैट आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ 5 वाले जो नंबर है जैसे 25 है 35 है 45 55 65 सिर्फ उनके लिए होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 2 नंबर और आएंगे। 2 नंबर कैसे आएंगे, ये जैसे 3 है तो 3 में 3 से अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चौक 12, ये 35 का स्क्वायर हो गया। 45 का मैंने आपको बताया कि जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 से अगला नंबर क्या है 5, तो 4 में 5 की गुणा करेंगे तो 20, तो 2025 हो गया। ऐसे ही आप अगर 55 का निकालना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा और ये एक 5 और बचा है, इसमें कर देंगे 6 से गुणा, क्योंकि 5 से अगला नंबर क्या है 6, तो 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3025। ऐसे ही अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 25 और 6 से अगला 7, 6 सत्ते 42, 4225। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जिन नंबरों का पीछे 5 आता है आप उनका स्क्वायर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसका मान बताओ क्या होगा। तो मैंने ये इधर लिख लिया है। तो आप देखो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसकी वैल्यू 5/2 आएगी, जिसमें कि 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे रह जाएगा, तो 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ से ये जो ये वाला पोर्शन है ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस और ये हो गया 6/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 5 और 1 6, 11/5 आ गया। 11/5 का मतलब अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे 11/5, तो हो जाएगा 1 प्लस 2/11/5, 5 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 1 प्लस 10/11, 11 कम 11 और 10 कितना हुआ 21/11। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 14 42 और 84 का महत्तम समापवर्तक बताइए। देखो, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखो कई सारे मेथड होते हैं, आपको सारे मेथड आने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे उस टाइम पे उससे आप कर लो। एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, ये जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर लो। तो 14 से क्या 84 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 14 छिंग 84। इसका मतलब 14 और 84 में जो बड़ा महत्तम समापवर्तक है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 14 है, तो यहाँ से 14 है। अब 14 से क्या करेंगे, हम 42 को और भाग करके देख लेंगे कि भाई इन दोनों का तो आगे ये 42 का भी है कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो 14 से 3 बढ़ जाएगा, 14 3 42। इसका मतलब 14 तीनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया कि 14 ही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा आंसर हो गया, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। तो देखो, ये a² माइनस b² के फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी।
तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.27, एक बार तो माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। तो ये माइनस कर दिया मैंने, अभी प्लस करता हूँ, तो प्लस में 1.05 और बटे में क्या है 0.22। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए इस तरह करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को समझ आ रहा है कि 1.27 से अगर 1.05 को माइनस करूंगा तो 0.22 आएगा, तो सिर्फ मैं ऐड करके लिख देता। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना इस तरह करके, ये सिर्फ आपको समझ आए, आपको पेपर में डायरेक्टली करना है, आपको समझाना तो है नहीं। तो देखो 1.27 से 1.05 जाएगा तो ये कितना है 0.22, और गुणा में क्या है 1.27 में 1.05 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.32, और बटे में क्या है 0.22, 0.22 से 0.22 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2.32। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या करना था 1.27 में 1.05 को सिर्फ ऐड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि P का 80% Q का 2/5 है और P और Q का रेशियो वैल्यू बताओ मेरे को। तो देखो P का मतलब गुणा होता है 80% की वैल्यू होती है 4/5, ये कैसे होती है देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 20 का 4 गुना है तो 80% 4/5 हो जाएगी, और इधर क्या Q गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से 4 दो बार कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया P/Q बराबर 1/2, या फिर लिख सकते हैं कि P रेशियो Q बराबर 1/2। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल और मोहित की जो वार्षिक आय है वो 17 और 12 है। तो ये राहुल हो गया और ये मोहित हो गया, ये 17 और 12 के रेशियो में कमाई करते हैं, मतलब इनकम करते हैं। मैं इनकम लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, उसका अनुपात है 5:3। देखो इस वाले रेशियो वैल्यू से इस वाले रेशियो वैल्यू की कोई मतलब नहीं होता है कि भाई इसमें अगर मैं एक्स फैक्टर लेता हूँ तो इसमें वाई लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर वाले में मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स ले लेता हूँ और नीचे वाले में वाई ले लेता हूँ। और उसके बाद क्या बोलता है कि इनमें से प्रत्येक 9,000 रुपए की वार्षिक बचत करता है, मतलब राहुल भी 9,000 रुपये बचाता है और मोहित भी 9,000 रुपये बचाता है। तो देखो अगर मैं एक्स लेता हूँ ऊपर वाले में तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 17x कमाता है राहुल और खर्च कितना करता है 5y खर्च करता है, y मैंने नीचे वाले का ले लिया। तो इनकम में से अगर मैं खर्च को घटा दूं तो सेविंग बचेगी कि भाई कितना बचाता है। इसी तरह मोहित का भी कर लेता हूँ कि 12x माइनस 3y, और ये दोनों बचाते कितना है, ये 9,000 रुपये बचाते हैं दोनों। तो इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ सिर्फ, और 17x है इधर 12x है इधर आगे तो ये 5x हो गया, और 5y को इधर भेज दूंगा तो हो गया 5 में से 3 जाएगा 2y, मतलब x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/y बराबर 2/5। बस ये जो रेशियो की वैल्यू है ना, इससे ही हमारा काम चल जाएगा, हमें और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये किसकी, मोहित की पूछ रहे हैं, तो मोहित का कर देते हैं। मोहित कमाता कितना है 12x और खर्च कितना करता है 3y। तो 12 से देखो इसकी x की वैल्यू 2 थी तो ये 12 की जगह क्या आ जाएगा 24, और ये 3 की जगह क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 थी तो 3 पंजे 15। तो 24 में से जब 15 घटाए तो 9 वैल्यू आई, तो मतलब 9 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, कितना सेव करता है 9,000 रुपये। तो अगर 9 रेशियो की वैल्यू 9,000 है तो इसका मतलब क्या, इधर 1000 की अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा। बस यही बात थी जो हमें करनी है, ये हमने इक्वल कर लिया। अभी क्या मोहित की इनकम कितनी थी, इसने भी बताया 24, तो 24 में भी 3 जीरो हम लगा देंगे कि इतनी मोहित की इनकम हो जाएगी। तो ये 24,000 हो गए, इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर है। आप इसको एक्स वाई मान के पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है। इसमें कुछ स्टेप तो मैं इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत ही आराम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये हैं। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ उनसे जुड़ जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखो 12 व्यक्ति थे, 12 पर्सन थे, उनका एवरेज कितना था 49 रुपये। एक पर्सन और आया, अगर मान लो वो सिर्फ 49 ही लेके आता तो इन 13 पर्सन का एवरेज कितना हो जाता, 49 ही रह जाता, क्योंकि भाई जो पहले से एवरेज था उतना ही इसने कंट्रीब्यूट किया। बट इसने 49 रुपये कंट्रीब्यूट नहीं किए, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया 55.5 रुपये। तो इसने एक्स्ट्रा कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 55.5 में से हम 49 को माइनस कर लेंगे तो पता चला कि भाई 6.5 रुपये इसने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किए। तो 49 रुपये तो जाएंगे एवरेज को सेम रखने के लिए कि भाई एवरेज 49 ही रहे, औसत 49 रहे, और ये जो 6.5 है 6.5 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये 6.5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 12 तो पहले थे लोग और एक और पर्सन आ गया
तो 13 लोगों में 6.5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.5। तो जो पहले 49 था एवरेज, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा? इस 0.5 से वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो क्या होएगा कि 49 में 0.5 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये जो नया एवरेज आएगा वो 49.5 आएगा। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर होएगा। आप इनको गुणा करो, बटे करो, वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल एकदम कैलकुलेशन भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपए की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। आप इस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कर मैं भी इसी मेथड से रहा हूँ, बस थोड़ा सा रियलाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि भाई एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिलता है, उसको 8%। तो 6 साल में कितना मिलेगा? 6 48% मिलेगा। तो 4,000 रुपये का 48% निकाल दो, वही आपका ब्याज आ जाएगा। तो 4,000 का अगर मैं 50% निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 2,000। और 2% कम है, तो 4,000 का 2% और निकाल लो। देखो ये 0 कट गई, 1% की वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू 40 है और 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो 2,000 में से 80 माइनस कर लेता हूँ, तो यह होगा 1920। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने 10 दर्जन पेंसिलें 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जनें 10% के लाभ पर बेची। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, ये क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का है ही नहीं, ये आपको बहका रहा है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो 10 दर्जन थे वो तो उसने 20% के लाभ पे बेचे, और जो 20 दर्जन और बच रहे थे वो 10% के लाभ पे बेचे। तो टोटल उसने कितना लाभ कमाया? तो देखो, एक 20% था, एक 10% था, दोनों की गुणा कर ली और बटे में 30 कर दिया, क्योंकि 10 इधर थे और 20 इधर थे। ये एवरेज वैल्यू निकाल रहा है कि इक्विवेलेंट टोटल जो उसकी सेल हुई उसमें उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? ये 200 हो गया और इधर भी 200 आ गया और बटे में आ गया 30। ये कितना हो गया? 400/30। 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से 40 में भाग देंगे तो आएगा 13.33%। तो आपका कौन सा पहला वाला आंसर हो गया। इसमें 48 रुपए का कोई रोल नहीं है, ये आपको करना है। प्रति दर्जन मत करो, क्योंकि यहाँ पे भी दर्जन है और इधर भी दर्जन है। तो जब सारी वैल्यू दर्जन की है तो सिर्फ आप ऐसे मान लो कि 30 कलम थी 48 रुपए की और 10 इतने की बेच दी, 20 इतने की प्रतिशत पे बेच दी, तो टोटल लाभ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको परसेंटेज भी निकालना है कि टोटल कितना वैल्यू के फॉर्म में अगर पूछे कि लाभ बताओ कितना हुआ, तो फिर आपको 48 की जरूरत पड़ेगी। तो 48 में 30 की गुणा करो और उसका 13.5% निकाल देना, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, क्रय मूल्य जो वो अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य MRP जो है मैंने मान लिया कि 100 रुपए है, तो इसका 64% जो है वो क्रय मूल्य है, CP जिसे हम बोलते हैं। तो 100 का 64% कितना हो जाएगा? 64 हो गया। और उसके बाद क्या कहता है कि 12% की छूट दी। मैंने आपको पीछे भी बताया, जो छूट मिलती है ना वो हमेशा MRP पे मिलती है, जो लिस्ट प्राइस होता है, जो उस पर लिखा हुआ होता है। तो 100 रुपये पे हम क्या करेंगे? 12% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 100 पे अगर 12% का डिस्काउंट हुआ तो ये कितने की हो गया आइटम? 88 रुपए की। आप इस क्वेश्चन को वैसे देखो कि 64 रुपए का आइटम था और वो 88 रुपए में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 24 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए पे हुआ? 64 रुपए पे। नीचे में हमेशा CP आता है और गुणा कर देंगे 100। अब देखो इसको, ये क्या है? 8 से 3 बढ़ जाएगा और ये 8 से 8 बढ़ जाएगा, तो 3/8 गुणा 100, ये हो जाएगा 37.5%। आप इसको सॉल्व मत करो, आपको डायरेक्टली भी पता चल जाएगा कि भाई 3/8 को 37.5 कहते हैं। कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इसको और नीचे करो तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8, बटे में 2 कर दिया। अब इसी में देखो, अगर इसमें आप 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और 12.5 में अगर आप 3 से गुणा करो तो ये कितना होगा? 37.5%। और 37.5% की वैल्यू क्या आएगी? 3/8। इसमें 3 से गुणा कर दो, तो अगर इधर 3 से करोगे तो इधर भी 3 से करनी पड़ेगी। तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है, तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो गया? तो इस क्वेश्चन में दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 37%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है
तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2πr। तो देखो बाहर वाला जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 2πr2, और ये हो जाएगा 2πr1। इनकी वैल्यू कितनी है, 14:11। तो यहाँ से क्या 2π कैंसिल हो सकता है, देखो ये रेशियो की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या बचेगा, R2 रेशियो R1 बराबर बचा 14:11। ये कहता है कि ये जो चौड़ा ही रास्ता है ना, तो R2 और R1 का डिफरेंस ही रहा होगा। ये जो रास्ता मैं जिस पे मार रहा हूँ मैं मार्कर से, तो ये क्या, ये रास्ता रहा होगा। और ये रास्ता क्या है, ये 15 मीटर का है। बट आप ऐसे देखो कि अगर मैं R2 माइनस R1 करता हूँ, यही तो है रास्ते की लंबाई। तो R2 माइनस R1 अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। पर ये क्या कह रहा है कि 15 मीटर चौड़ा है, तो 3 की वैल्यू को 15 कैसे कर सकते हैं, 5 से गुणा करेंगे। मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5 की गुणा करने के बाद आएगा कि 5 की गुणा करनी पड़ेगी आपको। अब अगर आपको बाह्य वाला निकालना है तो कैसे निकालोगे, 14 रेशियो इसमें 5 से गुणा कर दो, तो 14 पंजे 70, 70 मीटर बाहर वाला हो गया। अंदर वाला निकालोगे तो इसका रेशियो वैल्यू 11, इसमें 5 से गुणा कर दो, 11 पंजे 55 मीटर। अंदर वाले का जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 55 मीटर। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि यह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति बताओ। देखो ये दो इक्वेशन बनेंगी, या तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो, आप सॉल्व कर लो, बहुत जल्दी से हो जाएगा। और आप इसी की प्रैक्टिस करो, मैं तो ये बोलता हूँ। तो देखो u माइनस वी, ये प्रतिकूल जा रही थी और ये अनुकूल जा रही थी, u प्लस वी। तो मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ कि जैसे 15 है और दूसरी कितनी 5 हो जाएगी। तो 15 और 5 के कॉम्बिनेशन से, ऐसा नहीं है कि ये सटीक है और ये सही है, ऐसा नहीं है, बस मैं एक आइडिया ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 15 और अगर 5 है तो यहाँ पे क्या 10 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 से 20 जाए 2 बार जाएगा, और 20 से 40 2 बार जाएगा, तो 2 और 2 4। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी वाली को देखते हैं। 10 से 70 को भाग करेंगे 7, और इधर 20 से 60 को भाग करेंगे तो 3, और 7 और 3 10, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तो 15 तो होगी नाव की गति और 5 होगी जल की गति। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। पर अगर आपको यह है कि भाई मेरे को तो बेसिक मेथड से ही करना है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप यही मानो 20/u माइनस वी, और प्लस में हो गया 40/u प्लस वी। इसकी वैल्यू आ रही है 4। ये इक्वेशन पहली वाली है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 70/u माइनस वी, और प्लस में 60/u प्लस वी, और बराबर में कितना है 10। ये इक्वेशन 2 हो गई। 1/u माइनस वी और 1/u प्लस वी, इनको हम मान लेते हैं वैल्यू। क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं 1/u माइनस वी को, और इधर प्लस में 40 1/u प्लस वी को हम मान लेते हैं y। तो ये हो गया 4। इसी तरह नीचे वाला भी 70x, और इधर हो गया 60y, और बराबर में हो गया 10। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, और ये चौथी इक्वेशन होगी। अब मेरे को करना क्या है, ये y या x एक को कॉमन करना है और उसके बाद कैंसिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 40 और 60 कॉमन कब हो सकते हैं, जब इसमें हम 3 से गुणा करें और इसमें हम 2 से गुणा करें। तो गुणा करके मैं लिखता हूँ, तो ये कितना हो गया, 3 की गुणा होगी तो 3 20, ये 60 हो गया, प्लस ये 120y, और इधर क्या 4 तिया 12। अब नीचे करेंगे तो हो गया 140x, और प्लस में हो गया 120y, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 20। अब देखो ये दोनों y के सेम हो गए, तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा लेते हैं। 120 से 120 चला जाएगा, इधर क्या 80x बचा, और इधर कितना बचा माइनस का 8। 8 से ही जाएगा 10 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो x भी क्या था 1/u माइनस वी, तो u माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी 10। एक ही इक्वेशन आ गई 5वीं। अब u माइनस वी की वैल्यू आ गई 10। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे, v से v कैंसिल हो गया, 2u बराबर हो गया 30। यहाँ से मैं निकालूंगा u की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 15, और u की वैल्यू 15 आ गई तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब धारा की गति पूछ रहे, तो धारा की गति हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 15 तो थी उस बोट की जो नाव चल रही थी, और 5 थी धारा की। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड से ना करें, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। बहुत सिंपल वैल्यू होती है, आप खुद से भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात क्यू ने 80,000 रुपये निवेश किए और उसके 4 महीने पश्चात आर ने 1,00,000 रुपये लगाया। 2 वर्ष के बाद पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात बताओ। जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें दो चीज़ें बहुत मायने करती हैं कि उसने कितनी पैसे लगाए, कितनी मनी इन्वेस्ट करी और उसके बाद टाइम। अगर ये दो चीज़ें इनका मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये प्रॉफिट के इक्वल हो जाती हैं। भाई आपने कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहे, ये आपका हो गया प्रॉफिट का रेशियो। तो ऐसे ही ये 3 फ्रेंड थे, ये पी क्यू और आर। पी ने कितने पैसे लगाए? 60,000 रुपये। और 60,000 रुपये कितने दिन के लिए लगाए? 2 साल के लिए लगाए, मतलब 24 महीने के लिए लगाए। और क्यू ने क्या किया? क्यू ने 80,000 रुपये लगाए और 80,000 रुपये कितने दिन के लिए लगाए? इसने 4 महीने बाद लगाए और 2 साल तक वो इन्वेस्टेड रहा। तो 2 साल में से 4 महीने बाद लगाए थे, मतलब इसने 20 महीने के लिए लगाए। और आर ने कितना? 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करा और 1,00,000 रुपये इससे और 4 महीने कम, तो 20 से 4 महीने कम मतलब 16 महीने के लिए लगाए। तो इसमें जो जो कॉमन वैल्यू, पहले तो उसको कैंसिल कर लो क्योंकि ये रेशियो की वैल्यू है। ये 3 जीरो इधर दिख रही है, इनको हटा दो। उसके बाद एक एक जीरो और दिख रही है, इसको भी हटा दो। अभी यहाँ देखो, ये 24, 20 और 16, 4 से चला जाएगा, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। इनके आप गुणा कर लो, ये हो गया 36 हो गया। यहाँ से 6 और 6 की, इधर की 5 40 हो गया और 10 चौक 40 हो गया। इसको 4 से भाग दे देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 4 नाम 36 और ये 10 और ये 10, तो 9:10:10 ये रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, एम और एस 16 दिन में करते हैं, एम और वी 24 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखो, एस और बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। एम और एस ने कितने दिन में किया? 16 दिन में। और एम और वी ने किया उसी काम को 24 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12, 16 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 48। तो एस और वी की कार्य क्षमता 4 आ गई, एम और एस की कार्य क्षमता 3 आ गई, एम और वी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अभी ये कहता है कि तीनों ने मिलकर कार्य किया तो कितने दिन में कर सकते हैं। इन तीनों की कार्य क्षमताओं को हम ऐड कर देंगे जो है, तो ये 2 बार ऐसा आएगा, 2 बार वी आएगा और 2 बार एम आएगा। तो एस, वी और एम, और इनके बाहर क्या 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जुड़ेंगे ना तो इसमें 2 बार आ रहे हैं। ये आ गया 9। तो एस, वी और एम की एक साथ जो कार्य क्षमता आई वो आ गई 9/2। और इनसे कार्य कितना करा रहे हैं? 48। और कार्य क्षमता कितनी है इनकी? 9/2। तो 9/2 से भाग कर देंगे तो ये 3 से देखो, ये 16 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। तो ये क्या हो गया? 16 दूनी 32/3। इतने दिन में ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको और इस तरह की वीडियो चाहिए या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।